नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अंडरवर्ल्ड के टेरर कनेक्शन को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के रहने वाले 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की मदद से भारत में आतंकी धमाकों की प्लानिंग रची गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हुए 2 संदिग्धों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और इन्हें ही धमाकों को अंजाम देना था। अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा। आतंकवाद की डी कंपनी के नए प्रोजेक्ट का भांडाफोड़। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में आतंक की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस का दावा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आने वाले दिनों में बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले ओसामा और जीशान कमर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। बाकी मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद अबू बकर, जान मोहम्मद अली शेख और मोहम्मद आमिर जावेद हैं। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। ख़ास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है जो कि बॉर्डर के उस पार से है। जीशान और ओसामा जो कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर अप्रैल में ही वापस लौटे थे, उन्हें आईएसआई से ये निर्देश दिया गया था कि ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तमाम ऐसे जगहों को टारगेट करें जहां पर धमाके किए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रेनिंग के लिए पहले मस्कट पहुंचाया गया, फिर वहां से शिप और बोट के जरिए पाकिस्तान के एक फार्म हाउस में भेजा गया। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाई शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। फार्म हाउस में इन्हें बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी गई, AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई और रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजों से आगजनी करने की भी ट्रेनिंग दी गई। पूछताछ में जीशान और ओसामा ने खुलासा किया है कि दोनों को पाक आर्मी के अफसर ने कराची के पास थट्टा इलाके में ट्रेनिंग दी। थट्टा वही इलाका है जहां मुंबई के 26/11 हमले में शामिल आतंकी अजमल कसाब को पाकिस्तान आर्मी के अफसरों ने ट्रेनिंग दी थी। कुल मिलाकर आईएसआई ने आतंकी साजिश के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल करने का पूरा खेल तैयार किया था। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई की मदद से अंडरवर्ल्ड देश के कई राज्यों में सक्रिय था। प्रयागराज में छापेमारी के दौरान इसके सबूत भी मिले। यहां बड़ी मात्रा में विस्फोटक और गोला बारूद बरामद हुआ। आतंक की साजिश का सुराग मिलते ही केंद्रीय जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। एक-एक कर अंडरवर्ल्ड और आतंक की साजिश की परतें खुलने लगी। टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर के जरिए इस मॉड्यूल की जानकारी सामने आने लगी। पता चला कि आतंक का ये नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने प्रयागराज से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद और RDX लगी आईईडी को जब्त किया है।
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी एटीएस ने लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक की इस प्लानिंग को करने के लिए आईएसआई ने नया तरीका चुना है। पुलिस के दावों के मुताबिक आईएसआई ने 2 टीमें बनाई हैं। पहली टीम का कोऑर्डिनेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीश इब्राहिम कर रहा है। इस टीम को भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। अंडरवर्ल्ड से हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग की व्यवस्था की गई है। भारत में मौजूद आतंक के स्लीपर सेल्स को देश में आतंक के टारगेट चुनने थे। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए, और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से आईएसआई टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। दिल्ली पुलिस को आईएसआई के इस नए मॉड्यूल की शुरुआती जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की ट्रेन में मुंबई से आ रहे जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को गिरफ्तार किया गया। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का उसामा, सुल्तानपुर का मूलचंद उर्फ लाला, प्रयागराज का जिशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर, लखनऊ का आमिर जावेद गिरफ्तार हुआ। 2 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई और 3 गिरफ्तारियां यूपी एटीएस की मदद से यूपी में की गई। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। आतंक के इस नए मॉड्यूल का मकसद त्योहारों, खासकर नवरात्रि और रामलीला में बम धमाके करने का था। इनके पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक, फायर आर्म्स और आईईडी मिली हैं, जिसमें आरडीएक्स लगी है। इनके आतंक का प्लान मल्टी सेंट्रिक था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनके खास निशाने पर थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें, वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है, वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। दिल्ली पुलिस ने अपने खुलासों में ये दावा किया है कि जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है, उनके साथ ट्रेनिंग पाने वालों में 14 से 15 बांग्ला बोलने वाले संदिग्ध आतंकी भी थे। आईएसआई की इस नई प्लानिंग को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती खुलासे बेहद गंभीर और अलर्ट करने वाले हैं। लखनऊ से सत्यम मिश्रा के साथ अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। गुजरात का सौराष्ट्र एक ऐसा इलाका जहां आमतौर पर कम बारिश होती है, लेकिन इस बार सितंबर के महीने में गुजरात के सौराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। सौराष्ट्र के जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर में 24 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अब सवाल यह है कि गुजरात का जो इलाका सूखा क्षेत्र कहा जाता हो, वो 24 घंटे में पानी पानी कैसे हो गया? आखिर सौराष्ट्र में अगस्त के मुकाबले इस महीने 4 गुना से ज्यादा बारिश क्यों हो रही है? इसकी वजह क्या है? गुजरात जल प्रलय का सामना कर रहा है।
ऐसी तबाही झेल रहा है जिसे सिर्फ जल प्रलय ही नाम दिया जा सकता है। गुजरात में नदियां और डैम उफान पर हैं। शहरों की सड़कों पर गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही हैं। हजारों जिंदगियों पर बनाई है, जिन्हें बचाने के लिए वायुसेना और नौसेना से लेकर एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। गुजरात में बारिश से जो हालात बने हैं, उसे संभालना स्थानीय प्रशासन के बस के बाहर हो गया है। गुजरात में हो रही बारिश का सबसे ज्यादा असर सौराष्ट्र इलाके में हो रहा है, जिसके जामनगर, पोरबंदर, राजकोट और जूनागढ़ का हाल बेहाल है। गुजरात पर क्या गुजर रही है, उसे समझने के लिए सबसे पहले आप जूनागढ़ चलिए। गुजरात के जूनागढ़ में आपको चारों तरफ पानी दिखेगा। नदी नाले हो या फिर सड़क, आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। अब जूनागढ़ की तस्वीर देखिए, जिसके नीचे बहता पानी लोगों को डरा रहा है। जूनागढ़ में बांध से छोड़ा गया पानी शहरों में घुस रहा है और हादसे की वजह बन रहा है। ये कार देखिए, जो पुल के नीचे पानी का शिकार बनी। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर बताने के लिए काफी है कि गुजरात में हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं। कार से निकलता पानी बता रहा है कि ये गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी, जिसे क्रेन के सहारे निकाला गया। इस कार को निकालने के लिए राहत और बचाव टीम का एक सदस्य इस पुल के नीचे गया, जिसने कार को क्रेन की रस्सी से बांधा, तब जाकर ये बाहर निकल सकी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कार में कौन बैठा था, ये कार कैसे पुल के नीचे गिरी, तो अब उसका जवाब सुनिए। यह हादसा जूनागढ़ के आनंदपुर मेकी में हुआ, जहां इस कार को चलाने वाला ड्राइवर डैम के पुल से गुजर रहा था। तभी अचानक ऐसा सैलाब आया कि ड्राइवर पुल के ऊपर ही कार छोड़कर चला गया। उसके बाद जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। गुजरात में सितंबर के पहले 15 दिनों में पिछले महीने के मुकाबले तकरीबन 4 गुना बारिश हो चुकी है। गुजरात में पिछले महीने 65.3 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि सितंबर के आधे महीने के अंदर ही 219.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। इसी का नतीजा है कि जूनागढ़ की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। जूनागढ़ में गाड़ियां फिर भी सड़कों पर चल रही हैं, लेकिन राजकोट में तो गाड़ियां अचानक आए पानी में बुरी तरह फंस गई हैं। ये राजकोट की रेया सड़क है, जो बारिश के बाद नदी बन गई। बारिश का पानी इतनी तेजी से बहने लगा कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहने लगी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सफेद रंग की ये वैगनआर किसी तरह से पानी के बहाव के खिलाफ खड़ी हुई है, लेकिन काले रंग की कार बहते हुए पीछे आती है। कुछ ही मिनट बाद ये सफेद रंग की गाड़ी दूसरी कार के साथ बहकर दूर चली जाती है। राजकोट में सड़कों पर भरे पानी में अच्छी खासी गाड़ियों ने दम तोड़ दिया। ये देखिए, अब राजकोट की इस रिहायशी बस्ती का भी वीडियो देख लीजिए, जहां पूरी बस्ती सैलाब का शिकार हो गई। ऐसे में मूसलाधार बारिश के दौरान ही यहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। छोटे छोटे नाले जो कॉरपोरेशन ने ढो दिए हैं, तो उसकी वजह से ये नाले सब दब गए हैं और उसका पानी जगह नहीं मिलने से हमारे घर में घुस आया है। तो ज्यों कहती हूँ, हम जान बचाने के लिए हमने फर्स्ट फ्लोर पे अपने आश्रय ले लिया है, लेकिन पानी बहुत घर में घुस आए हैं। बहुत जगह पे अभी राजकोट में लगातार 22 घंटे से बारिश शुरू है और बहुत सारे इलाकों में पानी घुस चुका है। हमारे घर में भी पानी घुस चुका था, लेकिन अभी हम लोग ऊंची जगह पे आ गए, सभी सेफ है, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बाइक और सब अभी और डूब गया है। राजकोट की इस हालत के लिए तेज बारिश के अलावा यहाँ का न्यारी बांध भी जिम्मेदार है, जिससे छोड़ा जा रहा पानी खेतों गांव से होता हुआ शहर के निचले इलाकों को डुबो रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र में हालात आगे भी बने रह सकते हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने पूरे इलाके में
हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जामनगर में विद्या और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।